अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आई एम समीन अहमद, आपकी टीचर। मैं आपको आज इसका सलूशन जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी। सलूशन ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2021। और आपका जो पहला एमसीक्यू है बहुत ही सिंपल है। यू आर फेमिलियर दिस वन रेडियन इज़ इक्वल टू डैश। ये बहुत ही आसान सा है और इसका आंसर है 57.3 डिग्री। The third is that if the object is placed at the principal focus, what the image form, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनता है। तो ये बड़ा ही सबसे पहले आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए कि सबसे पहली जो पहली रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से गुज़र के प्रिंसिपल फोकस से गुज़रती है और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती है। तो आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं मिल रही है, इसकी इमेज कहीं नहीं मिल रही है। द आंसर इज़ दैट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नंबर 3 इज़ दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट डज नॉट एग्जिबिट। अब ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो क्या ज़ाहिर नहीं करती। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफ्रेंस। आपको ये बात पता होगी कि इंटरफ्रेंस की जो पहली शर्त ही यही है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो ये तो ज़ाहिर ही करेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसी तरह रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, लिहाजा सिर्फ वो फिनोमेना जो कि शो नहीं करता वो है डिस्पर्जन। नंबर 4 इज़ दैट इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल the acceleration due. Number 4 is that if force of friction is negligible, then the acceleration of two free falling object or different masses will be. इसके 4 options हैं: same, different, smaller mass has the same smaller acceleration and the greater mass have the greater acceleration. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन के अंदर होता है वो क्या होता है फॉर्मूला। हमने फार्मूला ड्राइव किया है ए इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा। आप देख रहे हैं इसके अंदर मास की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और जब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़ीरो कर देते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर फार्मूला बनता है ए इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये कहते हैं इट्स अ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। दैट्स वाई द आंसर इज़ दैट इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल then acceleration of two free falling objects or different masses have the same acceleration. Up in number 5 is that in Young double slit experiment the condition of constructive interference is that the path difference must be an integral multiple of wavelength. यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 फिनोमेना होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव की शर्त क्या होती है? path difference should be and the integral multiple of the wavelength. During long jump, athlete runs before taking long jump. By doing so he, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे गेम्स टेलीविज़न पे अक्सर एथलीट्स के गेम्स आते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो आप देखते हैं कि वो पहले से ना भागते हुए आ रहे होते हैं और भागते हुए आते हुए अपनी बॉडी को जो है ना बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं। तो वो क्या वजह क्या होती है इसकी? बाय डूइंग सो ही द आंसर इज दिस डिक्रीज हिज इनर्शिया। यानी कि वो अपनी इनर्शिया को क्या कर लेते हैं, वो कम कर लेते हैं। भागते हुए आके ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट्स रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही डिक्रीज हिज इनर्शिया। नेक्स्ट इज नंबर 7 इज़ दैट ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रिक्वेंसीज 240 हर्ट्ज़ एंड 245 हर्ट्ज़ are sounded together. The beat frequency will be, आपको करना ये है कि 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं, उनको एक साथ बजाया जा रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द फॉर्मूला फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी इज़ दैट एफ बी माइनस एफ ए इज़ इक्वल टू द एफ बी। द करेक्ट आंसर इज़ 5. And number 8 is that 1 horsepower is equal to 746 watt. And number 9 is that polarization of light due to the tourmaline crystal take place because of, ये जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टर्मलाइन क्रिस्टल।
तो दरअसल ये लाइट क्यों पोलराइज होती है, इसकी वजह ये होती है कि कुछ लाइट जो है टर्मलाइन क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को थोड़ा सा जो जितनी ज़रूरत होती है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है और बकिया को जाने देता है. दैट्स वाई द आंसर इज़ दैट द सिलेक्टिव absorption is our correct answer. Now students, number 10 is that in Michelson interferometer semi-silvered glass plate is used to obtain. आपने ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा था, तो उसमें जो सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट थी वो इस्तेमाल की जाती है. क्यों? फेस कोहेरेंस के लिए. बेसिकली इट इज़ यूज द बीम स्प्लिटर. ये लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि आपको फेस कोहेरेंस जो है वो मिल सके. अच्छा, नंबर 11 इज़ दैट अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर. एक बॉल को 1 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है. इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉल इज़ 0.6, द बॉल रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ, यानी कि जब एक बॉल को ऊपर से फेंका जा रहा है और जब वो यकीनन वो किसी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद वो कितनी ऊपर आती है. तो द करेक्ट आंसर इज़ दैट 0.36 मीटर. आपने करना यह है कि देखिए डेटा बनाया है. इनिशियल स्पीड इज़ 0, फाइनल स्पीड आपको मालूम करनी है, और ए इज़ इक्वल टू जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम इसे 10 सपोज कर रहे हैं. हमारे पास फॉर्मूला है VF² माइनस VH² इज इक्वल टू 2GH के बराबर है. यहाँ से हमने V निकाला, ये हो गया V√20. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द V आफ्टर अपॉन V बिफोर. तो जो न्यू हाइट शुड बी E². E इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर. नाउ स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 20 इज़ दैट द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. 21 इज़ दैट द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ डेसीबेल. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी लेवल का जो SI यूनिट है उसका करेक्ट आंसर इज़ द डेसीबेल. 23 इज़ दैट इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ. आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक रोटेटिंग बॉडी है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी से ही गुजर रहा हो, देन इट्स मोशन इज़ कॉल्ड स्पिन मोशन. जैसे कि ज़मीन अपने ही मदार के गिर्द घूम रही होती है. दो किस्म की मूवमेंट होती है ज़मीन की, अर्थ की, स्पिन मोशन और एक रिवॉल्विंग रोटेटिंग मोशन. तो कहा जा रहा है कि जैसे मोशन ऑफ द टॉप कह सकते हैं आप इसको. द करेक्ट आंसर इज़ दैट स्पिन मोशन. नंबर 23 इज़ दैट इफ़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ 6, दैन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ यूज्ड. आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 6 है तो उसकी जो फोकल लेंथ है फाइंड आउट करना है. द फॉर्मूला इज़ दैट M इज़ इक्वल टू द 1 + D/FE. आपने सब्स्टिट्यूट किया, M की वैल्यू सिंप्लीफाई किया. द करेक्ट आंसर इज़ दैट 5 सेंटीमीटर. Now students, the MCQ number is 14 is that the dimensional formula for the speed of sound is. आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ साउंड का. आपको पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो सबसे पहले तो हमें जब कोई डायमेंशनल मालूम करनी होती है तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, फिर हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और फिर उसकी डायमेंशन. यू नो दैट द डायमेंशन फॉर द डिस्टेंस इज़ L and the dimension for the time is T. That's why we substitute when the values. So the correct answer is L/T means L T की power -1. डायमेंशन हमेशा ये रेसिप्रोकल्स भी नहीं होती, बल्कि इसको पूरा ऊपर कर देते हैं. अगर जो नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको नेगेटिव पावर के साथ उसको एक साथ लिख देते हैं. द करेक्ट आंसर इज़ LT-1. Next question, next MCQ is that number 15, a boy moves on a circular distance of radius r. एक लड़का जो है, डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि एक लड़का जो है वो सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस r पे मूव कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A to B.
He moves to a point B which is on the other end of the diameter B. आपको ये नज़र आ रहा है सर्कल के एक लड़का A से B की तरफ ट्रैवल कर रहा है. मैंने इसको डिस्टेंस, ये जब वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको डिस्टेंस कहेंगे, और जब वो डायमीटर में ट्रैवल कर रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. तो A टू B जो है डायमीटर पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्ट्रेट है, और A टू B सर्कल में जो है वो डिस्टेंस है. मैं फिर पढ़ रहा हूँ इसको. A boy moves on a circular distance of radius r starting from point A. He moves to point B which is on the other end of the diameter AB. The ratio of the distance traveled to the displacement made by him. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का. तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस दरअसल क्या है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, और अगर आधा, अभी तो वो आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उसने, तो वो हो जाएगा πr. तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया πr, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो वो कितना हो गया 2r. r से r कैंसिल. द करेक्ट आंसर इज़ π/2 इज़ आवर करेक्ट आंसर. Now students, next MCQ is that number 16 is that the rate of change of linear momentum is equal to dash. आपसे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होता है. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. द करेक्ट आंसर इज़ फोर्स, और ये आपको इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसकी तफसील तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, दूसरी जो वीडियोस हैं उसमें चैप्टर वाइज जो मैंने डिस्क्राइब किया है. Number 17 is that if the speed time graph of a body is as straight line, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको एक मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसका एक्सेलरेशन विल बी डैश. तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कहा यह जा रहा है कि अगर हम स्पीड टाइम के बारे में ग्राफ प्लॉट करें और हमें एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि टाइम के पैरेलल हो, तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी. द करेक्ट आंसर इज़ दैट 0. क्यों? बिकॉज द स्पीड इज़ कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन, द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. अगर स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0. नेक्स्ट इज़ दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, आपसे कहा जा रहा है नंबर 18 में कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम. हमने जब प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का सेम होता है. द करेक्ट आंसर इज़ द हॉरिजॉन्टल. नंबर 19 इज़ दैट अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है. कंडीशन क्या होती है, इफ़ ए एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. और व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ़ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स.